गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुंबई में तो अच्छी खासी बारिश हो रही है, लगातार पानी बगैर रुक के गिर रहा है। धीमा धीमा गिरता पर लगातार गिरता रहता है यहाँ पर। और स्पेशली जहाँ मैं रहता हूँ वो साउथ मुंबई का आइलैंड वाला इलाका है, तो वहाँ तो कभी भी पानी गिरता है, कभी भी पानी रुक जाता है। मतलब कहना बहुत मुश्किल है कि अभी आप आसमान खुला है, आप बाहर निकले, पता चला जोरदार पानी गिरने लगा। तो मुंबई में एक नॉर्मल कल्चर है रेनी सीजन में कि आप जब भी बाहर निकलो तो आप छोटी एक छतरी, अपने छोटा एक अम्ब्रेला अपने बैग में रखकर बाहर निकलिए, ठीक है। सब जगह है, गाँवों में तो पता होता है कि पानी गिरने वाला है, जोरदार पानी गिर रहा है, मूसलाधार बारिश, ठीक है। यानी जब हम लोग भोपाल रहा करते थे ना, तब हम लोगों को जो है वो एकदम मूसलाधार बारिश को होता है, जोर से पानी गिरता लगातार, वो हमने देखा। लेकिन बॉम्बे जब से आए, बॉम्बे में कभी भी ऐसा जो से बोलते हैं ना कि एकदम पोरिंग रेन जो होता है, वो बॉम्बे में देखने हमको नहीं मिलता है। यहाँ पे मॉडरेट रेन होता है, यदि जोरदार पोरिंग रेन हो जाए तो यहाँ पे फिर अलग तरह का कियोस्क पूरा मच जाता है, ठीक है। रेलवे जो लोकल ट्रेन है, जिस मतलब बॉम्बे का पैरामीटर है कि जोरदार पानी गिरा मतलब लोकल ट्रेन रुक गई, मतलब जोरदार पानी गिरा है यहाँ पर, ठीक है। अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मतलब पानी है, लेकिन ये है कि वो मॉडरेट है। खैर, ये तो मौसम का हाल हो गया। ऐसा मौसम का हाल जिसमें कोई डेटा नहीं है, ठीक है, सिर्फ जनरल सी बात है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि चलो आज थोड़ा अलग हटकर बात करते हैं, एक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, कि नज़रिए की बात करते हैं। 1970 में 1970 में हुआ ये कि भूटान जो है, उस भूटान में जो वहाँ के राजा हैं, उन्होंने देखा कि यार दुनिया जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, जैसे जो बाकी दूसरी कंट्री ग्रो कर रही हैं, पड़ोसी देश जैसे मुल्क जैसे ग्रो कर रहे हैं, वैसे भूटान ग्रो नहीं कर पा रहा है। ना इकोनॉमी उसकी इतनी फास्ट आगे बढ़ पा रही है, ना बिजनेस कर पा रहा है दूसरी कंट्री के साथ में, ना कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा भूटान के अंदर जिससे कि हम जो है भूटान के अंदर आय को बढ़ा सकें, इनकम को बढ़ा सकें, ठीक है। और सबको पता है कि जो आय, इनकम जो होती है ना, वो मतलब उससे ही एक देश में खुशहाली आती है। एक देश जो है उसके पास में जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो पैसे से जुटते हैं, बगैर पैसे के भला कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे। भाई अफ्रीकन कंट्री में सब कुछ है, अफ्रीकन कंट्री में सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं उनके पास में, इसलिए वहाँ पर वो फंस गए। वो लोग पैसा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं कर पाते, अच्छा नहीं कर पाते तो पैसा अच्छा नहीं होता, पैसा अच्छा नहीं होता तो फिर कुछ नहीं कर पाते, तो वो फंस गए। इसलिए बाहर के देश उन्हें आके, जैसे नाइजीरिया, कई कंट्री ऐसी है, वहाँ पर दूसरे कंट्री के लोग आते हैं और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, उनके पास ऑयल है, कोयला है, वो निकालते हैं, यूज़ करते हैं, उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। मतलब उनके नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरे देश यूज़ कर रहे हैं। तो भूटान ने सोचा 1970 में कि यार कि अभी पैसा मतलब कुछ ऐसा हो नहीं रहा है जिसमें जिसको हम तरक्की बोल सकें, दुनिया के सामने दिखा सकें कि भूटान क्या कर रहा है। और वैसे भी जो भी किंगडम्स हैं जहाँ पे राजा राज कर रहा है, वहाँ पर वो अभी पुराने, ऐसा लगता है कि कोई पुरातन टाइप की चीज़ है, कोई ओल्ड टाइप का एस्टेब्लिशमेंट है, तो लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो भूटान ने 1970 में, भूटान के किंग ने जो है वो अपने मंत्रियों से सलाह किया और ये डिसाइड किया कि अब से भूटान की जो तरक्की है, भूटान की जो प्रोग्रेस है, उसको हम इकोनॉमिक्स टर्म में नहीं शो करेंगे। जैसे बाकी कंट्री बोलती हैं हमारा जीडीपी इतना है, हमारा जीएनपी इतना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इतना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इतना है, हम ऐसे नहीं बताएंगे इसको। हम बताएंगे कि हमारे यहाँ खुशी कितनी है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक ना, ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट, क्या हम खुशी को बताएंगे कि हमारे यहाँ के नागरिक कितने खुश हैं। इसे उन्होंने बोला हैप्पीनॉमिक्स, बोला इसको उन्होंने के। अब ये सब चीज़ें मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको, मैंने इसके लिए जो है वो इकोनॉमिक साइड है कि एक बहुत अच्छी फेमस किताब है, वो पढ़ी मैंने इसमें। तो मैं इसमें से मैंने पढ़ा ये कि हैप्पीनॉमिक्स, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा इट्स वर्थ शेयरिंग। कि उन्होंने कहा कि अब हम जो है वो तरक्की को ऐसे शेयर करेंगे कि खुशी, हैप्पीनेस कितनी है सिटीजन्स के बीच में। अब इसे नापने के कई तरीके थे, तो उन्होंने एक पैरामीटर तय किया भाई कि अब हमको हैप्पीनेस देखनी है, तो हम पहले जो है वो अपने तमाम शहरों के नागरिकों का हम सर्वे करेंगे। एक जैसे जनसंख्या होती है ना, वैसे जनगणना होती है, वैसे सर्वे करेंगे कि उनके संबंध आपस में कैसे हैं, पति पत्नी के संबंध कैसे हैं, बच्चों से संबंध कैसे हैं, रिश्तेदारों से संबंध कैसे हैं, राजा के बारे में क्या सोचते हैं, और बाकी दूसरे शहरों के बारे में क्या विचार है, अपनी आय के बारे में क्या सोचते हैं, खुश हैं या नहीं है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन उसके अंदर लिए गए और वो सर्वे चला, ठीक है। और ये पाया गया, सर्वे के बाद ये पाया गया भूटान के अंदर, और बड़ा अमेजिंग था क्योंकि दुनिया में इसके पहले कोई भी कंट्री अपनी तरक्की को शो करने के लिए सिर्फ पैसे की बात करती थी।
कि इतना पैसा हमारे पास है, इतना व्यापार किया हमने, इतना ट्रेड हमने किया, इतना एक्सपोर्ट किया हमने, इतना इंपोर्ट किया हमने, हमारी जो है वो पर कैपिटा इनकम इतनी है, इतनी आय है। दुनिया के सारे देश ये बताते थे। भूटान ने पहली बार जो है हैप्पीनेस को, खुशी को शामिल कर लिया उसके अंदर। उसने कहा हम पैसे की बात नहीं करेंगे, खुशी की बात करेंगे। मालूम चला 50% से अधिक, 50% से अधिक लोग जो है वो भूटान के अंदर जो है वो बहुत अधिक खुश है। दे आर वेरी वेरी हैप्पी। 4% लोग हैं जो अनहैप्पी है, बहुत खुश नहीं है, जो दुखी है। 4% लोग ऐसे निकले, 4% लोग दुखी निकले, 50% से ऊपर लोग वेरी हैप्पी निकले और बाकी सब हैप्पी की कैटेगरी में थे वो। तो जाना गया उनसे कि भाई कि अब ये डेटा बाहर आया, दुनिया के सामने भूटान ने ये आंकड़ा रखा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होते हैं वहां पे, कि भैया हमने हैप्पीनेस इंडेक्स को शामिल किया इस बार। और उसके बाद पूरी दुनिया उस चीज को मानने लगी। उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया हैप्पीनेस इंडेक्स का। तो उन्होंने वो जो पैरामीटर बताया तो लोगों को लगा कि नहीं ऐसे कैसे पॉसिबल है। फिर कई बीबीसी जैसे कई चैनल ने वहां जा जाकर लोगों के इंटरव्यू लिए पूछा कि भाई तुम खुश क्यों हो इतना, तुमने बताया कि तुम तो बहुत खुश हो। उन्होंने कहा खुश क्या है, हम जितना कमाते हैं उतना हमारा खर्चा है, जितना खर्चा है उतना कमा लेते हैं। बच्चों से हमारे बढ़िया संबंध है, पड़ोस से अच्छे समय गुजारते हैं, शाम बिताते हैं अपना, शाम को जो है वो खाने पीने के बाद बैठ के बतियाते हैं, सब मजा कर रहे हैं ज़िंदगी में। हमें कोई दुनिया में रेस नहीं किसी से, हम बहुत खुश हैं, ठीक है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। अमेरिका में रिसर्च हुआ इसके ऊपर। तो अमेरिका में एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि हमने गौर किया, हमने तमाम भूटान के पैरामीटर देखे और हमने पता लगाया कि एक निश्चित इनकम के ऊपर, ध्यान से बात सुना, और वो इनकम भी उन्होंने तय की कि $20,000 से ऊपर यदि कोई व्यक्ति साल भर में कमाता है, कोई व्यक्ति $20,000 से ऊपर यदि साल भर में कमाता है, तो उसके खुश होने की दर काफ़ी हद तक घट जाती है। जब तक वो $20,000 नहीं कमा लेता तब तक वो हर दिन हर कमाई पे बहुत खुश होता है कि उसको अभी $16,000 मिले थे, अगली बार 17,000, तो वो हर $1,000 एक्स्ट्रा कमाने की खुशी मनाता है और उसका खुशी का पैरामीटर लगातार बढ़ता है। $20,000 पर जाके वो स्टेबल हो जाता है और उसके बाद फिर कितनी इनकम बढ़े वो खुशी उस रेशियो में नहीं बढ़ती है, और बल्कि एक आय से बहुत अधिक आय होने पर उसकी खुशी रुक जाती है, कम भी हो सकती है वो। मतलब हैप्पीनेस जो है वो, उसका संबंध बिल्कुल भी पैसे से नहीं है। उन्होंने कहा कि एक निश्चित अमाउंट तक पैसा चाहिए आपको खुशी के लिए, उसके ऊपर पैसा दी है तो फिर वो पैसा जो है ना वो एक प्रकार से लाइबिलिटी है, आप उसके केयर टेकर भरो, उसका खुशी से कोई संबंध नहीं है। दुनिया भर के तमाम इकोनॉमिस्ट भिड़ गए आपस में कि यार कि ये क्या चीज़ है भाई। आज आप क्या सोचते हो, आज आप सोचते हो कि हम खूब पैसा कमाएंगे, ऐसा होगा ये होगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक उम्र के बाद आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि जो गांधी जी भी बोला करते थे कि जो धन होता है उसके हम ट्रस्टी होते हैं, कि हम जितना उपभोग करना उतना उपभोग कर लेंगे, उसके बाद फिर वो समाज के ही काम आता है। इसलिए आप देखना बिल गेट्स से बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स हुए, अजीम प्रेमजी हुए, है ना, और जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सब डोनेशन करते हैं, बड़ा बड़ा डोनेशन करते हैं, खूब कमा रहे खूब डोनेशन करते हैं। कई सारी योजनाएं चल रही है मेलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन में, कई सारे ऐसे स्कीम चल रहे हैं। रिलायंस का अपना फाउंडेशन है, 400-500 करोड़ हर साल खर्च करता है बच्चों के एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इसमें उसमें, ठीक है, सब में खर्च करता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने जो है वो जिससे बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, CSR एक्टिविटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी है। हजारों करोड़ रुपया खर्च करती कंपनियां, क्योंकि वो उनको लगता है समाज को लौटाने का वक्त आ गया। पहले कमाना जरूरी है, याद रखना, इसमें जो कोर पॉइंट है वो पहले कमाना जरूरी भी है। लेकिन मैंने कहा ना कि कई लोगों को लगता है खुशी, हैप्पीनेस का संबंध जो है वो सीधा पैसा कमाने से है, वो नहीं है। मैं गौर करता हूँ कि मैंने जब मैं पढ़ना शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था, तो इनिशियली जो है जब पढ़ाना शुरू किया था उस समय जो है थोड़े पैसे मिला करते थे। उन पैसों में हम लोग पार्टी भी किया करते थे। पहली कार ली, मारुति कार ली, जितना उस कार को चला डाला एक साल में 50,000 किलोमीटर कार चला डाली। ऐसी कोई जगह नहीं थी कार लेके नहीं गए, घर के अंदर बस कार लेके नहीं आए थे, बाकी कार दबा कर गाड़ी चलाई। मतलब मारुति 800 थी, AC नहीं था गाड़ी में, इंटीरियर में 50,000 रुपया खर्चा किया हुआ था, उसमें स्टीरियो बढ़िया वाला लगवाया कि बजता था तो ढिंग 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 डिस्कोथेक वाली फीलिंग आती थी। खूब गाड़ी चलाई वो वाली। उसके बाद धीमे धीमे कार भी अपग्रेड होती चलेगी और अभी अच्छी वाली गाड़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन
वो जो हैप्पीनेस इनिशियली जो मिलती ना आपको, कि आप एक पैन अमेरिका की शर्ट लेके आ गए, 400 रुपये की शर्ट लेके आ गए, बढ़िया चमक रही है, अब आप यू कैन अफोर्ड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन वो चीज़ जो हैप्पीनेस है ना, वो कहीं खो जाती है। तो ये जो अमेरिकन इकोनॉमिक्स ने बोला ना, एक लेवल के ऊपर आपको फिर समाज के लिए करना होता है। इसलिए याद रखो, जिंदगी में कभी भी है ना, योग्य बनने का लक्ष्य रखो, खुश रहने का लक्ष्य रखो। बहुत अमीर बनने का लक्ष्य रखना जो है वो कोई समझदारी नहीं है। अमीरी इज ए बाई प्रोडक्ट। जो जितने लोग अमीर बनने के लिए उसको मेन प्रोडक्ट के रूप में रहते हैं कि मुझे अमीर बनना है इसलिए मेरा मेन प्रोडक्ट जो है वो रिचनेस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अमीर बनने के लिए काम कर रहा हूँ, वो लोग पापी हो जाते हैं। केवल आप पापी का मतलब है कि अच्छा नहीं करते, कुछ ऐसा करते हैं जो समाज को नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। यदि आपका मेन उत्पाद आपने रिचनेस को बनाया है तो बाई प्रोडक्ट में जो है वो खराब चीज़ आएंगी। आपने अच्छी चीज़ को फॉलो किया और आपने आपके साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में आएगी रिचनेस, ठीक है, अपने आप आएगी। आपके इंटेंशन साफ होंगे, आपकी मेहनत सही दिशा में होगी, तो याद रखिएगा, मनी इज ऑलवेज ए बाई प्रोडक्ट। डोंट मेक मनी ए मेन प्रोडक्ट, वो हमेशा बाई प्रोडक्ट के रूप में आता है। कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ अपना काम अच्छे से कीजिए। मैं कह रहा हूँ अपने आप परकोलेट होकर आएगा, अपने आप उसको झक मारकर पीछे आना पड़ेगा उसको। और यही प्रकृति का नियम भी है। जितनी बड़ी घटनाएं हुई ना, उन घटनाओं के बारे में कभी सोचा नहीं। इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े लोग आगे ग्रो करते हैं, वो कभी ये नहीं सोचे हो कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, बस पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद कुछ दिन तक उन्हें लगता है कि हाँ हम इस पोजीशन पर बहुत खुश हैं, उसके बाद लगता है कि अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर समाज के लिए काम करना है हमें। इसलिए जो भूटान के राजा ने जो 70s में जो सोच लिया, वो दुबई में आज, आप दुबई में हैप्पीनेस मिनिस्ट्री है, अपने इंडिया में कई जगह पर जो है वो खुशहाल मंत्रालय बनाए गए, हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बनाई जा रही है, हैप्पीनेस के कोर्सेज चल रहे हैं कि, और इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स आता है कि सबसे अधिक खुशी देश इस वक्त नॉर्वे है, स्वीडन है, वहाँ के लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर है। हम लोग बहुत पीछे हैं उसमें, इंडियन, हम स्ट्रेस में है, तनाव में है, डे टू डे लाइफ को लेकर तनाव में है हम लोग, ठीक है। तो हैप्पीनेस जो है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्राइटेरिया पर जो है वो शामिल करवाया भूटान के किंग ने। उसके बाद भूटान ग्रो भी किया है। तो भूटान इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, यानी कहते हैं कि सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर शामिल रहा है भूटान। काफ़ी दिन तक ग्रो कर रहा है लगातार। वहाँ की 60-70% हिस्से में जंगल है और जंगलों को बचा के रखा गया है। मतलब वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं और वहाँ पे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। भूटान इज ए गुड कंट्री टू विजिट। डिफरेंट ही कल्चर, एकदम आपको लगेगा कि आप 20-30 साल पीछे आ गए और आप उस लाइफ को एंजॉय करेंगे वहाँ पर। वियतनाम, भूटान, ये सब बेहतर कंट्रीज है। तो मुद्दा वो है कि मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको खुशी को महत्व देना है, और खुशी पैसे से नहीं आती। खुशी आती है इनर कोर में, कि जो आप काम कर रहे हो उसमें कितने सेटिस्फाइड हो आप, ठीक है। तो आपको अपने अंदर सेटिस्फेक्शन ढूंढना है। इसलिए जो काम अभी आप कर रहे हो ईमानदारी से करो, चाहे पढ़ रहे हो चाहे कोई काम कर रहे हो, उसमें आप बिल्कुल 100% अपना डेडिकेशन दो, ऑनेस्टी दो। स्ट्रेस मत लो कि क्या होगा मेरा, जो मैं कर रहा हूँ मैं पूरे तन्मयता से करूँगा, पूरे मन से करूँगा, और जो होगा अच्छा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अब मैंने सोचा ये है कि बाय बाय के पहले बात बता दूँ कि अब मैं कुछ अच्छी किताबों से लेकर के कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। कहानियाँ भी बीच बीच में होती रहेंगी, है ना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।